नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। देश की ऊर्जा की राजधानी सिंगरौली में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा नगरीय विस्थापन शुरू होने वाला है। इस विस्थापन में 30,000 परिवार यानी 1 लाख से ज़्यादा की आबादी प्रभावित होगी। यहाँ पर 22,000 इमारतें भी तोड़ी जाएंगी, जिसमें 4 कॉलेज और 20 स्कूल भी शामिल हैं। आस्था की बात करें तो यहाँ इस विस्थापन में 6 मंदिर, 4 मस्जिद, 2 गुरुद्वारे और एक चर्च को भी तोड़ दिया जाएगा। पिछले साल फरवरी में ही जब यहाँ पर एनसीएल के लोगों ने ज़मीन की मापी शुरू की तो यहाँ के लोग तरह तरह के सवाल एक दूसरे से पूछने लगे। कुछ ही महीनों में उत्तर भी मिलने लगे कि यहाँ अब विस्थापन होने वाला है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ 2005-2012 में भी विस्थापन जैसी कार्रवाई शुरू हुई थी। ये शहर, जिसका नाम मोरवा है, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ है। मोरवा जो है वह सिंगरौली का दिल भी कहा जाता है, लेकिन अब यहाँ के लोगों की दिल की धड़कनें भी और ज़्यादा बढ़ गई हैं। कई तरह के सवाल हैं जिसे विस्थापन ने खड़ा कर दिया है। लोग सोच रहे हैं कि अब कैसे वे अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, कैसे नया व्यापार भी खड़ा होगा। एनसीएल के लोगों की माने तो यहाँ ज़मीन के नीचे तकरीबन 800 मिलियन टन कोयला दबा हुआ है। 927 हेक्टेयर की ज़मीन में ये 800 मिलियन टन का कोयला उसकी खुदाई करके निकाला जाएगा और इसके साथ ही इस 30,000 के प्रोजेक्ट के माध्यम से देश का विकास किया जाएगा। यहाँ के लोग जो हैं इस विस्थापन से गहरी चिंता में हैं। अमर उजाला के संवाददाता मनीष जायसवाल ने जब उनसे बातचीत की तो तरह तरह के सवाल, चिंताएं और संवेदनाएं उभर कर बाहर आईं। आइए देखते हैं कि यहाँ के लोग इस एशिया के सबसे बड़े विस्थापन को लेकर क्या कहते हैं। आपका? अभिषेक आनंद नाम है मेरा। मैं संतोष होम कलेक्शन मेन मार्केट जो बर्तन की दुकान है उसका प्रोपराइटर हूँ। और ये एक विस्थापन जो हो रहा है ये हम लोग के लिए काफ़ी दुखदाई है, जो कि हम लोग यहाँ 3rd जनरेशन है जो हम लोग आज यहाँ विस्थापित होने जा रहे हैं। हमारा मतलब पिताजी का जन्म, हमारा जन्म, हमारे बच्चों का जन्म, सारा यहाँ 3 से 4 जनरेशन हम लोग यहाँ जो हैं रह रहे हैं। और हमारे दादाजी लगभग 60 के दशक में यहाँ आए हुए थे। तब से लेकर अब तक हम लोग यहाँ सारा कुछ देखें, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, क्या हुआ। हमारा बचपन यहीं गुजरा, सब कुछ यहीं गुजरा। हमारे दोस्त यार मित्र जितने हैं, हमारे परिचय के लोग यहाँ हैं। विस्थापन होने के बाद सारे लोग बिछड़ जाएंगे एक तरह से, जिसका दुख बहुत ही ज़्यादा होगा हम लोगों को। हमारा नाम है जग प्रसाद वैश्य, ग्राम मेढौली, वार्ड नंबर 10। हम लोग ये तीसरी बार विस्थापन हो रहा है। शुरू में हुआ 2005, इसके बाद 2012, ये तीसरा विस्थापन होने जा रहा है 2024-25 में। पहली बार विस्थापन हुआ तो फिर कहाँ बसाया गया था आपको? मान लीजिए पहली बार जब विस्थापन हुआ तो 500 मीटर लिया। 500 मीटर लेने के बाद फिर शेष बची ज़मीन, आदमी वहाँ शिफ्ट हो गया। फिर 500 मीटर बढ़ाया, फिर आदमी वहाँ शिफ्ट हो गया। फिर दूसरे की ज़मीन में भी घर बनाया, राम मनोहर पांडे जी के। अच्छा, उस समय जब पहली और दूसरी बार हुआ तो आपको पैसा मिला था। एक बार 1 लाख रुपया दिए, फिर 8 लाख रुपया मिला। अब इस बार देखिए क्या करते हैं। एनसीएल का काम हमसा है। तो देखिए एनसीएल अगर प्लाट देगा तो भाई एनसीएल के प्लाट में आदमी चला जाएगा। प्लाट नहीं, प्लाट के बदले अगर पैसा देता है तो पैसा लेकर के आदमी दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएगा कहीं। अरे तो बहुत बड़ा विस्थापन है, बड़ा मामले चीज़ नहीं है। एनसीएल को इस बार मान लीजिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। तो जैसा सोच रहा है ऐसा नहीं हो पाएगा। या तो सबको बराबर और लाभ दे, जैसे जो शासकीय जमीन में बसे हैं उनको भी। वो कहाँ जाएंगे? उनको भी तो चाहिए ना रहने के लिए। दुख तो है ही है सर, बहुत बड़ा दुख है। मान लीजिए एक जगह आदमी नहीं रह सकता, कहीं
दूसरे जगह कहाँ मान लीजिए कहीं 10 किलोमीटर इधर चला जा रहा है खीर बाप करखड़, मैंने जिसका जहाँ मिल रहा है वहीं लेगा। जैसे कुछ नहीं, बहुत बड़ा विस्थापन है। तो किसका साथ मिलेगा किसका नहीं मिलेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। और खेत भी खेत मिल ही नहीं रहा है कहीं। अब यहाँ से हटिएगा तो चलिएगा, कोई 30 लाख रुपया कर देता है, 10 लाख, माने 10 लाख से नीचे तो कहीं है ही नहीं खेती वाली जमीन। तो खेती करनी होगी फिर। भाई देखिए हम लोग किसान शुरू से हैं, आदमी किसानियाँ ही अच्छा समझता है। कितनी होगी? हमारा वही 50-58 साल से हम लोग मान लीजिए चौथी पाँचवीं पीढ़ी है। पहले बाप थे, पिताजी थे, हम लोग। और उसके पहले कहाँ से आए थे? या इसके पहले हम लोग आए थे डूब से, रिहंद रिहंद से। रिहंद डूब से आए थे। मतलब ये चौथा पाँचवां विस्थापन हो जाएगा आपका। डूब क्षेत्र से आके फिर सिंगरौली मोरवा में बसे, फिर उसके बाद ये चौथा बार विस्थापन होने जा रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भूपेंद्र गर्ग है और मैं यहाँ पे सिंगरौली पुनर्स्थापन मंच में महामंत्री के दायित्व पे हूँ। अभी जो मोरवा का विस्थापन होने जा रहा है एनसीएल की परियोजना के विस्तार को लेकर, तो उससे क्या चुनौती आ रही है आप लोगों की के सामने और कैसे उससे निपटने की तैयारी है आप लोगों की? देखिए, विस्थापन एक ऐसा दंश है जिसको जीवन भर नहीं भुलाया जा सकता, और चुनौतियाँ तो पूरी चुनौतीपूर्ण ही जीवन आगे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जहाँ बसे हैं और जो हमारी आजीविका चल रही है, भले ही हमारे को सूखी रोटी मिलती हो रात को हम लेकिन चैन से सोते हैं, लेकिन अब नई जगह में हमको क्या हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा उसका हम लोग को अभी तक कुछ भी अनुमान नहीं है। कब आए थे आप लोग यहाँ पे, कब से बसे हुए यहाँ पे? सन 1980 में पिताजी हमारे सिंगरौली आए थे, उसके पूर्व शायद दादाजी भी एक बार यहाँ घूम करके गए हैं, और यहीं पे हमारा सब जन्मभूमि कर्मभूमि हमारी ये रही। हमारा पढ़ाई लिखाई सब यहीं हुआ, यहीं हमारा व्यवसाय हुआ, और सब शादी ब्याह बच्चे सब हमारे यहीं पे हुए। सबसे बड़ी बात अब ये रह गई है कि आज लोग जरूर अनुमान लगा रहे हैं अपनी संपत्तियों को लेकर के, विस्थापन को लेकर के, कि हमको इतना पैसा मिल जाएगा, हमको इतना मिल जाएगा, मतलब पैसे की होड़ मची हुई है। लेकिन मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूँ कि जिस दिन वो बेला आएगी, अपने घर को खाली करने की आएगी बेला, अपने घर को गिरा के पैसा लेने की बेला जब आएगी, तो पैसा उस आंसू से भी कम नजर आएंगे। लोगों के आंख से आंसू गिरेंगे अपने इस भूमि को, मकान को छोड़ते समय। विस्थापन को लेकर अभी क्या स्थानीय लोगों की क्या मानसिकता है, लोग तैयार हैं उसके लिए? देखिए, विस्थापन को लेकर के हालांकि क्या है कि विस्थापन एक जरूरी प्रक्रिया यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि देश को ऊर्जा की आवश्यकता है, कोयले की आवश्यकता है। उसको लेकर के यहाँ पूरे लोगों ने मन बना लिया है कि हमको यहाँ विस्थापित होना है। लेकिन विस्थापित होने के साथ साथ एक उचित मुआवजा अगर लोगों को मिल जाए और न्यायपूर्ण तरीके से विस्थापन हो जाए तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मुआवजे का जो प्रस्ताव एनसीएल की ओर से दिया गया है उसका क्या है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मुआवजे का प्रस्ताव जो एनसीएल की ओर से दिया गया है वो पूरा कलेक्टर गाइडलाइन और पीडब्ल्यूडी से इन्होंने रेट उठा करके बनाया है। ठीक है, हम लोग उसमें भी संतुष्ट हुए सब मिल करके कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी एनसीएल के द्वारा जो कमी की जा रही है वो ये कमी की जा रही है कि धारा 4 लगने के बाद से जो मूल वृद्धि, जिसे कि सरल भाषा में ब्याज कहते हैं, वो ज़मीन पे तो देने को तैयार है, लेकिन जो परिसंपत्ति हमारी है, जो मकान है, उस पर वो लोग देने को तैयार नहीं है। जबकि आज के दिन में अगर हम मकान बनाने जाएंगे तो प्रतिदिन ईंटों के दाम, बालू का दाम, सीमेंट का दाम, सरिया का दाम बढ़ते जा रहा है, लेबर मिस्त्री का दाम बढ़ते जा रहा है। जिस दिन धारा 4 लगी थी उस दिन मिस्त्री 350 रुपये में यहाँ मिलते थे, आज 700 रुपये में भी नहीं मिलते हैं। तो और जब तक मुआवजा मिलेगा इतना भीड़ हो जाएगा कि 1000-1500 रुपये में भी राजमिस्त्री यहाँ काम करने को नहीं मिलेंगे, 1000 रुपये में लेबर नहीं मिलेगी। तो ये जो पैसा दे रहे हैं एनसीएल मकान के एवज में, उस पैसे में उतना मकान दोबारा नहीं बनने वाला है, नहीं ठीक से कर पाएंगे। तो ये आपके लिए, प्रशासन के लिए, इससे बड़ा महापाप कुछ नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? राम सुमरन गुप्ता। अभी जो एनसीएल की ओर से एक जैन परियोजना का विस्तार किया जाना है, इसको लेकर मोरवा का विस्थापन होना है।
इस विस्थापन को व्यापारी किस नज़रिए से देख रहा है और क्या है उनकी तैयारी? देखिए, सबसे बड़ा तो जो विषय है विस्थापन ही एक बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि यहाँ पर व्यापारी 50 साल से करीब यहाँ पर हैं और व्यापारी अपना छोटा मोटा व्यापार करके अपने घर का वो पूरा घर चलाते, गृहस्थी चलाते, शिक्षा स्वास्थ्य सब उनका उसी से है। यहाँ पर इस क्षेत्र में कई बार विस्थापन हो चुके हैं, पर इस समय जो विस्थापन की बातें चल रही हैं सिंगरौली और मोरवा की, यहाँ पर करीब 7-8 वार्ड हमारे प्रभावित हो रहे हैं। अब 8 वार्डों में हमारे यहाँ व्यापारी कम से कम है, यहाँ पर 5000 दुकानें हैं और दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, बड़ी दुकानें हैं, उससे से उनका सब कुछ चलता है। अगर देश को कोयले की आवश्यकता है तो वो कोयला ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरा ऐसा मानना है कि कोयले से ज़्यादा आवश्यकता हमारे देश के नागरिकों को भी ध्यान देना है, जिनका कि व्यापारी से ही सब कुछ चलता है। तो क्योंकि मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, तो मैंने भी कोयला मंत्री से माननीय सांसद जी के साथ मिला हूँ और यहाँ के व्यापारियों के बात वहाँ पर रखा हूँ। यहाँ का जो व्यापारियों का मत है, आपने जैसा पूछा, व्यापारी चाहते हैं कि हमारा व्यापार इसी तरह से चलता रहे। अगर हमको कहीं विस्थापित किया जाता है तो विस्थापित के पहले हमें कहाँ स्थापित करेंगे, इसके लिए एनसीएल कोल इंडिया को सोचना चाहिए, क्योंकि हम अगर यहाँ से हटेंगे तो हमारा व्यापार प्रभावित होगा। हम नगर निगम क्षेत्र में हैं, हमें यहाँ रोड है, सड़क है, बिजली है, पानी है, थाना है, पुलिस है, कॉलेज है, विद्यालय है, सभी सुविधाएं यहाँ संपन्न हैं। इसलिए नगर निगम क्षेत्र में होने के नाते अगर हमें यहाँ से विस्थापित कर रहे हैं तो हमें स्थापित वहाँ करें जहाँ हमारे लोगों का व्यापार चल सके और पुनः हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इसलिए यहाँ के व्यापारी थोड़ा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एनसीएल का स्पष्ट रुख नहीं समझ में आ रहा है। एक तरफ कुछ मुआवजा ग्रुप है, अपने मुआवजा के चक्कर में लगा है और व्यापारियों का पूरा लेन देन, चाहे बैंक का लेन देन हो, चाहे वो कोई भी लेन देन हो, सारा उनका बंद है। व्यापार पूरी तरह से प्रभावित होता है। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी इनको विस्थापित करने का विषय हो, अभी नापी चल रही है, एनसीएल कह रहा है हम सर्वे कर रहे हैं, सर्वे के हिसाब से वो नापी करके आंकड़ा निकाल रहे हैं। मैं भी सीएमडी साहब से 1-2 बार मिला हूँ, उनसे भी चर्चा करी, हमें आप सर्वे कर लेने दीजिए, हमें क्या करें, कितना लेना देना है, वो जो भी उनका आंकड़ा हो। पर मेरा मानना ये है कि सिंगरौली का जो ये विस्थापन है बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला शहर है। यहाँ पर पहले जो विस्थापन हुए हैं वो जंगल पहाड़ की ज़मीनों में 2 एकड़ से 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ किया, उनको मुआवजा दिया है, उनको नौकरी दिया है। यहाँ तो 10 डिसमिल, 5 डिसमिल, 2 डिसमिल, 1 डिसमिल वाले हैं, इनको आप नौकरी नहीं दोगे तो इनको आप व्यापार कहाँ सुरक्षित रहेगा। नगरीय क्षेत्र में होने के नाते सिंगरौली विधानसभा के अंदर कहीं भी बहुत सारी ज़मीन है, इनको एक्वायर करो, वहाँ मार्केट बसाओ और यहाँ के लोगों को वहाँ पर स्थापित करो, उनको दुकान भी दो। जिसके बाद जितनी दुकान है, एक घर में 4 दुकानें हैं, 4 लड़के हैं उनको तो 4 दुकानें हैं, उनका गोदाम कहीं और है, दुकान कहीं और है, ये पूरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि एनसीएल जब भी विस्थापित करने का विषय सोच रही है तो करे, मैं उसको रोक नहीं लगाता, पर मैं ये जरूर चाहता हूँ कि यहाँ के व्यापारी विस्थापित हों तो अच्छे जगह स्थापित हो जाए, नगरीय क्षेत्र में स्थापित हो जाएं, ताकि उनका व्यापार चल सके। अभी कोई प्रस्ताव दिया गया है उनकी ओर से, एनसीएल की ओर से, और कितने व्यापारी मतलब इससे प्रभावित है? देखिए, अभी तो वो सर्वे कर रहे हैं, अभी तो कुछ 8 नंबर नापे हैं, कुछ 9 नंबर नापे हैं। अभी 3 नंबर वार्ड जो मूल व्यापारी 8 नंबर 9 नंबर का बड़ा केंद्र है, उसको ये लोग सर्वे के हिसाब से नाप रहे हैं। नापने के बाद ये क्या मूल्यांकन निकालते हैं, क्या किस दृष्टिकोण से ये मुआवजा देना चाहते हैं, अभी तक जो हमें जानकारी है, अभी तक इनके विस्थापन के बाद कहाँ स्थापित करेंगे ऐसा इनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और मैं तो देश के प्रधानमंत्री से भी मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूँगा, और कोल इंडिया के चेयरमैन माननीय कोयला मंत्री से भी कहना चाहूँगा, यहाँ के सीएमडी महोदय से भी कहना चाहूँगा कि बड़े ही नम्रतापूर्वक रूप से जो व्यापारियों के साथ कठिनाई है उस दर्द को समझते हुए यहाँ के व्यापारियों की देखें, यहाँ के व्यापारियों के लिए व्यापार कैसे चलेगा, कहाँ इनको हम स्थापित करेंगे, कहाँ इनका व्यापार खड़ा होगा, हम कितना मुआवजा देंगे, कैसे इनको करेंगे। ये सारे विषयों पर हमको लगता है कि कोल इंडिया को और भारत सरकार को, हमारे
मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को भी हमें सोचना है। हम लोग वहाँ भी इस विषय को रखेंगे। चर्चा भी चल रही है भाई, बजट में भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विस्थापन के लिए अलग से उनकी प्लानिंग हो रही है, पर चूंकि केंद्र शासित है, यहाँ पर ये कोल इंडिया है, यहाँ पर CMD बैठते हैं और कोयला NCL को निकालना है, इसलिए NCL की बड़ी जवाबदारी है कि हमारे सिंगरौली मोरवा के जो व्यवसायी हैं इनको हम कहाँ स्थापित करेंगे, इनका व्यापार भी चलता रहे और वह कोयला निकाल करके ये बिजली का उत्पादन करें, देश भी आगे बढ़े, उसमें हम सब कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार सोनी। कब से यहाँ रह रहे हैं आप? यहाँ हो गया हमको 45 साल। कहाँ से आए थे? यूपी से। यूपी में कहाँ से? मिर्जापुर से आए थे। 45 साल पहले क्या करते हैं आप? हम ड्राइवरी करते थे, कुछ नहीं करते हैं, घर में दुकान बंद किए हैं। अच्छा, ये NCL की ओर से इसका विस्थापन किया जाना है, हाँ तो आपका मकान भी विस्थापन में है, हाँ है। तो मुआवजे की क्या प्रक्रिया है, कहाँ बसा रहे हैं आपको? मुआवजा का प्रक्रिया तो क्या बोलते थे उसको, भलुहर कहाँ पर है हम लोग जानते नहीं कहाँ है, वहाँ बोले हैं देने के लिए। अभी फिक्स नहीं हुआ है। फिक्स नहीं हुआ है, बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, वहाँ कुछ है ही नहीं, जंगल है, वहाँ जा करेगा क्या आदमी। यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ फिर दुकान उकान किए हैं तो दुकान की, घर पे ही। और उसी दुकान से ही भरण पोषण होता है। हाँ, और वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ क्या रोजगार का साधन होगा? कोई साधन नहीं है कोई वहाँ। साधन नहीं। ना कोई साधन नहीं, इसलिए वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है। तो अभी जैसे आपके घर की चुनावी हो चुकी है, हाँ, फिर क्या बातचीत हुई है NCL के लोगों से? कोई हम लोग से बात नहीं हुई। बस ऐसे जैसे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, इस तरीके से इकट्ठा होते हैं लोग, वो आपस में ही मीटिंग होता है। कई बार हड़ताल हो चुका है, कई बार मीटिंग हो चुका है, NCL कई बार लिस्ट निकाल चुका है, फिर उसको कैंसिल करता है, कोई मतलब क्लियर नहीं बताता है NCL। कितना बड़ा सबको गुमराह करके रखा हुआ है। कितनी बड़ी आबादी, मतलब कितना बड़ा क्षेत्रफल है आपका, कितना बड़े में घर है आपका? हमारा भी ये तो हमको नहीं पता होगा कितना होगा। दो तो हम दो 2 डिसमिल है। दो डिसमिल। तो मुआवजे के लेकर कुछ अभी है, कितना मुआवजा देंगे, किसको नहीं। देंगे, कुछ क्लियर नहीं, कुछ नहीं क्लियर है। क्या नाम है आपका? हिंसला। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो नहीं पर रहे थे, पहले सीधी का है। सीधी से आए थे, कब आए थे यहाँ पे? अरे यहाँ कई साल फिर भी? वो मान लीजिए 60-70 साल तक हो गया। अच्छा, आपको विस्थापित किया जा रहा है यहाँ से, ये आपका मकान है? अच्छा, इसमें कितने बड़े में मकान है, कितना बड़ा क्षेत्रफल होगा इसका? अब हम कहाँ बताइए, शायद नापे तो है डिसमिल। 2 डिसमिल 4 डिसमिल 5 डिसमिल जो भी है बताइए ना। हमारे 4-5 क्या करते हैं आप? हो गया मजबूरी। अभी इसके बाद अगर यहाँ से हटा दिया जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे? कुछ अब clear- जहाँ देगा सरकार वहाँ जाएंगे, जाने को तैयार हैं आप लोग? तो फिर क्या करेंगे, जाना पड़ेगा। वहाँ फिर कैसे गुजारा होगा? यहाँ तो मान गुजारा लीजिए जैसे बीतेगा वैसे बीतेगा, वहाँ सही बीते गलत बीते। कितने परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? हम लोग हैं 7। 7 लोग हैं। कौन कौन? सब यही थे, और घर गए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे एक है नात यहाँ नातिन है। मुआवजा सबको मिलना है या कैसे मुआवजा दे रहे हैं वो? अब जैसे सबकी देंगे साहब ये वैसे। जमीन अपनी है या? ये तो सब सरकारी है, तब अपनी कमाने की अपनी है कि भी। अच्छा, सरकारी जमीन है ये। नाम बताइए अपना, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र गुप्ता। कहाँ से आए हैं आप? आए तो मिर्जापुर से हैं सर। कितने साल पहले? हो गया 45-46 साल। 45 साल से आप यहीं रह रहे हैं? जी सर। अच्छा, अब NCL की ओर से विस्थापन किया जा रहा है आप जी लोगों सर। को, कहाँ भेजा जा रहा है? अभी तो कोई डिसीजन ही नहीं दिए सर। एक मेरी सूचना मिला था कि वहाँ भलगढ़ तो ऐसे जगह ले जाकर डाल दे रहे हैं जैसे भलगढ़ तो भलुआ में, समझे? क्या ये करते प्रॉब्लम। हैं, क्या करते हैं आप? ड्राइवरी करते हैं सर। और अगर यहाँ से आपको दूसरी जगह बसाया जाता है तो क्या दिक्कत आएगी? अति सुंदर है सर। हमारी सिंगरौली मार्केट को, हमारे सिंगरौली के पूरे जनते को अगर एक जगह बसा दिया जाए तो फिर हम लोगों का मार्केट और रोजी रोटी फिर चालू हो जाएगा उसी तरह से। अभी तो इतना प्रॉब्लम है सर कि हम लोग घर की बात छोड़ दीजिए, हम लोग हर तरह से मजबूर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से हटने के बाद में बच्चे लोग, पढ़ाई लिखाई, हमारी संस्था, रोजी रोटी, घर दुआर, तालमेल, प्रेम मोहब्बत सब टूट गया यहाँ से। बिल्कुल सही। और ये अगर यहाँ सिंगरौली को एक जगह अगर बसा दे रहे हैं कहीं भी लेकर, जैसे हमारे विधायक जी अभी बोल रहे थे, भूतपूर्व विधायक, कि 650 एकड़ एक जगह जमीन है, उसी को लेकर मार्केट बसाइए ना भाई। चुरकी में हमारे पास नज़दीक स्टेशन भी रहेगा, मार्केट तो सिंगरौली उजरी जा रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर उधर हम लोगों का सब मेरे खो जाएगा। अति सुंदर है, तो हम लोगों को बसाहट दें। हम लोगों को ये पैसे की जरूरत नहीं, लालच नहीं है,
न गाड़ के रखना है। हमारे बीवी बच्चे स्वतंत्र से खाएं, जिए, आनंद लें, बस इसी में हम लोग खुश हैं। जी, गीता द्विवेदी। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग सीधी जिला से आए हैं। कितने साल पहले? 22-23 साल हो गए। मतलब किसी रोजगार के लिए आए थे या फिर यहाँ किसी पहले से कोई रह रहा था? नहीं, कोई नहीं रह रहा था, हम लोग ऐसे कमाने खाने ही आए। अभी क्या करते हैं? पाव रोटी देते हैं। अच्छा, तो अभी जिसे विस्थापन किया जा रहा है आप लोगों का, फिर कहाँ बसाया जाएगा? अब पता नहीं कहाँ बसाएंगे, जाएंगे तो यहाँ से जाने पड़ेगा और का। तो मुआवजा तो दे रहे हैं अब ये लोग? मुआवजा जितना दे रहे हैं, जितना हमारा लग चुका है, आज महंगाई का जमाना है, उतना अब नहीं बन पाएगा। अच्छा, कितना मुआवजा दे रहे हैं? अब हम जानते नहीं है कितना मुआवजा दे रहे हैं। अच्छा, जहाँ मतलब अगर बसाया जाएगा आपको तो किस तरह की दिक्कतें वहाँ आने की संभावना आ सकती है? हम तो नहीं जानते कहाँ बसाया जाएगा, मगर यहाँ हर चीज़ की सुविधा, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, बच्चों को धंधा है। अब पता नहीं कहाँ बसाएगा, धंधा रहे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मजबूरी है हमारी यहाँ से जाना, क्योंकि खदान आएगा तो जीव बचा के भागना ही पड़ेगा। बहुत दूर तो नहीं है मेरौली में, गए पानी का अभी हमारा कोई व्यवस्था नहीं है, पैसा भी नहीं है, हम लोग गरीब आदमी हैं। अब अगर भगाएगा तो भागना ही पड़ेगा, चाहे जहाँ रहना पड़ेगा, चाहे पेड़ के नीचे या कहीं भी। अब मजबूरी में तो भागना पड़ेगा, भागना है। क्या नाम है आपका? रंजीत शर्मा। अभी जो NCL ये जो विस्थापन होने जा रहा है, इससे क्या दिक्कतें आने वाली हैं? आप लोग को क्या मांग है आप लोगों की? दिक्कत तो सर ये आने वाली है कि NCL अभी तक ये कोई ब्यौरा नहीं बता पाई है कि हम कैसा बसाहट देंगे। और विस्थापन का मतलब सर विस्थापन होता है, हम लोग को एक दूसरे जगह विस्थापन सुसज्जित ढंग से सारे स्कूल, कॉलेज, रोड, लाइट, पानी, बिजली, किसी तरह का कोई ब्यौरा नहीं। हमने CMD साहब के साथ, कलेक्टर साहब के साथ भी मीटिंग हुई, 2-2, 3-3 बार मौका मिला। हमको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है सर कि एकदम दबाव में हम कुछ नहीं दे पाएंगे, बस पैसा। जैसे बकरे की बोली लगती है ना सर, वैसे हम लोग को बोली लगाया जाता है इस गरीब आदमी को। के बैनर तले मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे विस्थापन के संबंध में। ये बड़ा भूभाग यहाँ का विस्थापित हो रहा है और जैसा कि सर्वविदित है, ये संभवतः एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन है। लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और जिस तरह का अनप्लान्ड, अनऑर्गेनाइज्ड विस्थापन NCL कर रहा है, भगवान जाने उनके मन में भी क्लियर है कि नहीं कि हमको क्या करना है। न वो बसाहट की बात करते हैं, हमें कहाँ बसाएंगे। एक पूरा शहर उजड़ रहा है, हमारा पूरा समाज बिखर रहा है। हम लोग एक परिवार के रूप में यहाँ रहते थे वर्षों से, तो एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी लोगों के बीच में, सुख दुख में लोग शामिल हो जाते थे। अब हम बिखरेंगे तो कहाँ जाएंगे हमें खुद ही नहीं पता है। तो हमारी मांग यही थी कि हमारा शहर बिखर रहा है, हमको एक शहर बसा के दिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये थी कि हम नगर निगम क्षेत्र से उजड़ रहे हैं, शहरी क्षेत्र है, तो हमको शहरी क्षेत्र में ही बसाया जाए। तीसरी और अहम मांग हम लोगों ने जो रखी थी वो ये थी कि भाई हम लोग यहाँ इसलिए बसे थे कि ये NCL का मुख्यालय यहाँ पर हुआ करता था। NCL मुख्यालय कहाँ लेकर जा रहा है वो स्पष्ट नहीं कर रहा है, हमें बता ही नहीं रहा है। और इसके पूर्व में जितने विस्थापन हुए थे उस विस्थापन में उन्होंने सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर या अनुबंध की भूमि पर जो लोग निवासरत थे उनको भी वही सुविधा दी थी, विस्थापन का वही लाभ दिया था जो पट्टेधारियों को मिला था। इस बार उन्होंने उसको उलट दिया है। तो अभी एक दिन चर्चा हो रही थी मेरी DP साहब से, तो DP साहब ने कहा कि नहीं, पूर्ववर्तियों ने गलती की थी, पहले जो लोग थे हमारे उन्होंने गलती की थी। मैंने कहा कि सर अगर गलती हुई थी तो कंपनी को आर्थिक क्षति हुई उसमें, तो उसमें कितने लोगों के ऊपर एक्शन हुआ, कितने लोगों को पनिश किया गया या कितने लोगों से रिकवरी की गई। बहुत सारे लोग उसमें से अभी भी नौकरी में हैं, कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं, तो उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया क्या, कोई पनिशमेंट उनको हुआ क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम इतना बड़ा विस्थापन ये लोग कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, कल हम लोग माइंस के क्षेत्र में गए थे। DGMS का एक रूल है, एक सेफ्टी जोन बनाना पड़ता है इनको 500 मीटर का। 500 मीटर तक रिहायशी इलाका नहीं होना चाहिए जहां इनको ब्लास्टिंग करना है। आप जाकर देख लीजिए, महज 20 मीटर की दूरी पर घर है और वहाँ ये लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं। आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं?
मूल रूप से अब तो यहीं का हूँ। नहीं, कहाँ यहाँ कब आए थे? वैसे हम लोग यहाँ काफ़ी दिनों से हैं, तकरीबन 30-35 साल से हम लोग यहाँ हैं। रहने वाले हम लोग झारखंड के हैं। कब आए थे झारखंड से यहाँ पे? झारखंड से भैया मेरे आ गए थे 90 में, और मैं यहाँ 97 से हूँ। करीब करीब 30-35 साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए। अब नई जगह जाना होगा वहाँ, यहाँ से विस्थापित होकर, तो कैसा फील कर रहा है, क्या महसूस हो रहा है? नई जगह कैसे आप सरवाइव करेंगे वहाँ पे? हम लोग थोड़ा ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। हमारी मंशा ये थी कि भाई हम लोग एक साथ एक जगह बस जाएं सारे लोग, और एक साथ एक जगह अगर हम लोग रहेंगे तो समाज हमारा जीवित रहेगा। जो हमारा समाज था, सबसे बड़ा दुख यह है कि एक तो हमारा घर उजड़ रहा है, मकान नहीं उजड़ रहा है, घर उजड़ रहा है। मकान और घर उजड़ने में अंतर होता है। अंग्रेजी में एक लाइन है कि ए हाउस इज बिल्ट बाई हैंड्स बट ए होम इज बिल्ट बाई हार्ट्स। तो जहाँ दिल मिलता है, घर वहाँ बनता है। तो हमारा तो घर उजड़ रहा है, हम बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं। आज के काल में आप यहीं बैठिए, थोड़ी देर में ब्लास्टिंग होगी, और ब्लास्टिंग की स्थिति ये होगी कि पूरा ऐसा हिलता है कि हम लोग रोज भूकंप झेलते हैं। सारे घरों में क्रैक है। आप बड़े बड़े घरों में घूम कर देख लीजिए, सारे घरों में क्रैक मिलेगा। कुछ घर गिर रहे हैं। अभी पिछले महीना एक बच्ची का पैर टूट गया था, उसके ऊपर घर गिर गया था। एनसीएल ने कहा कि उसकी चिकित्सा की पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेकिन उस बच्ची के पिताजी 18 तारीख को एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, बड़ी आम सभा थी, उसमें मंच पर आए थे, और मंच पर आकर उन्होंने कहा कि एनसीएल की तरफ से हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही। अभी हम लोगों ने इनको अल्टीमेटम दिया था कि 31 तारीख तक, 31 मई तक आप इस संबंध में कि सरकारी भूमि, वन भूमि के रिगार्डिंग आप क्या डिसीजन लेते हैं, उस संबंध में आप कोई फैसला कीजिए। वो नहीं किए हैं। आज 1 तारीख है। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि 5 तारीख को इनका माइंस बंद करेंगे, इनका प्रोडक्शन हम लोग बाधित करेंगे उस दिन। तो ये हम लोग पूर्व विधायक परमादरणीय रामलल्लू जी बैस के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है, और इसको हम लोग अमली जामा पहनाएंगे 5 तारीख। अभी हम लोग कई लोगों से बात किए तो पता चला कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनका बहुत सहयोग नहीं मिल पा रहा। दोनों ही सांसद विधायक दोनों ही सत्ताधारी दल से हैं, लेकिन जो सहयोग मिलना चाहिए विस्थापितों के साथ वो नहीं मिल पा रहा। बड़ा दुखद है। हम ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा था, इसको हम क्षेत्रीय मुद्दा भी नहीं बना पाए। हमारे साथ दुखद ये हुआ कि सारे राजनीतिक दल इस मामले में बहुत उदासीन हैं। भाजपा की मजबूरी हो सकती है, उनके सत्ता में हैं, हो सकता है उनको ऊपर से दबाव हो, लेकिन बाकी पार्टियां जो विपक्षी दल हैं वो भी इस मामले में निष्क्रिय हैं। बिल्कुल किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि यहाँ के लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, ब्लास्टिंग से उनका घर गिर रहा है या उनका बोर सूख जा रहा है, पानी की व्यवस्था कैसे होगी, किसी को कोई चिंता नहीं है, और ना कोई आगे बढ़कर आ रहा है। अब बताइए, इस हालत में हम लोगों के लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो रहा है, आप समझ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।